भैया, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब कुछ कैसा होगा? क्या वहाँ के लोग हमें वैसे ही प्यार करेंगे जैसे मम्मी पापा करते थे? अब मुझे ये सब तो पता नहीं गुड़िया, पर इतना पता है कि जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, है ना? हाँ भैया, लेकिन क्या वहाँ पर हमारा न्यू ईयर हैप्पी हैप्पी होगा? क्या वहाँ पर भी वैसी ही पार्टी होगी जैसी हर साल हम अपने घर पर मनाते थे? 5 साल की मासूम अनाया के इस सवाल का उसके बड़े भाई अयान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि आने वाला वक्त कैसा होने वाला था। असल में ये दोनों बच्चे अपना घर छोड़कर एक अनाथालय में जा रहे थे। करीब 1 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे में जब से इन दोनों ने अपने माता पिता को खोया, तब से ही इनसे इनकी सारी खुशियाँ छिन गयी। जायदाद के लालची इनके चाचा चाची ने बड़ी आसानी से सब कुछ कब्जा लिया और इन दोनों बच्चों की किस्मत का फैसला भी कर दिया कि अब से अनाथालय ही इन दोनों का आशियाना होगा। अनाया अभी काफी छोटी थी, लेकिन अयान बहुत समझदार था। उसने इस सब का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो इन बच्चों की किस्मत में लिख दिया गया था। वाह भैया, देखो ना, इस जगह का नाम तो कितना अच्छा है, हैप्पी होम। मुझे लगता है हम भी यहाँ बहुत हैप्पी रहेंगे। अनाया की बात सुनकर अयान मुस्कुरा दिया और फिर गाड़ी का ड्राइवर दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम के केयर टेकर के हवाले करके वहाँ से चला गया। ओए, तुम दोनों बह रहे हो क्या? हैं? अभी बोला ना, अंदर जाओ। अब हमारा कमरा कहाँ है? तुम दोनों किसी 5 स्टार होटल में नहीं हो, बल्कि अनाथालय में आए हो, समझे? यहाँ कोई कमरा वमरा नहीं मिलेगा। जाओ अंदर, जहाँ जगह मिले अपना सामान रख लो। और सुनो, 5 मिनट में खाना बटेगा और 10 मिनट के अंदर खत्म भी हो जाएगा, समझे? ये राजू था, इस अनाथ आश्रम का केयर टेकर। राजू शक्ल से और बर्ताव से बहुत ही खड़ूस था। अनाथालय के बच्चों की जरूरतों और उनकी तकलीफों से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। दोनों बच्चे राजू के बर्ताव से दुखी होकर और सिर झुकाकर अंदर चले आए, जहाँ पहले से ही काफी बच्चे मौजूद थे। दोनों बच्चों ने बड़ी देर लगाकर अपने लिए एक साफ सुथरी जगह ढूंढी और वहाँ पर अपना सामान रख दिया, लेकिन इस सब में वो खाना खाने के लिए सही वक्त पर नहीं पहुँच पाए। और फिर ये क्या बात हुई? हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। ओए चुप कर जा, मैंने तो पहले ही बोला था कि 10 मिनट के अंदर सारा खाना खत्म हो जाता है। और अब ना इस सब की आदत डाल ले, समझा? जो है और जितना है उसी में खुश रहे। चल निकल, अब सीधे रात को खाना बटेगा, समझा? तब आना। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। अयान ने तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, लेकिन छोटी अनाया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए अयान से बोली, भैया, भूख के मारे पेट पे दर्द हो रहा है। ये जगह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ तो हम कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। चलो ना भैया, वापस घर चलते हैं। नहीं गुड़िया, हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि अब वो हमारा घर नहीं है। तुझे याद नहीं, चाचा चाची ने साफ साफ कहा था कि अब हम अनाथ हैं और ये अनाथालय ही अब से हमारा घर है। अयान की बात सुनकर अनाया और जोर जोर से रोने लगी। तब अयान ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, ऐसे रोते नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। मेरे रहते तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर लेकर अनाथालय की रसोई की तरफ जाने लगा, लेकिन वो अंदर जा पाता उससे पहले ही एक बच्ची ने आकर उसे रोक लिया और उससे बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ हम बच्चों का जाना मना है, चलो जल्दी चलो यहाँ से। उस राजू ने देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा। जिसे जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे उसके लिए खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें खाना चाहिए ना तो चुपचाप मेरे साथ चलो। यहाँ से जाओगे तो खाने की जगह मार ही मिलेगी बस। मीना उन दोनों को अनाथालय के पीछे की तरफ लेकर गई और फिर, ये हमें कहाँ लेकर आई हो तुम? और तुमने तो ये भी नहीं बताया कि तुम हो कौन? मेरा नाम मीना है और मैं इस अनाथालय में बहुत पहले से हूँ। ये जो टूटी दीवार दिख रही है ना, असल में ये रसोई का पिछला हिस्सा है। यहाँ से जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मीना उस टूटी दीवार के किनारे से उन दोनों को रसोई के अंदर लेकर गई। अंदर अभी भी बहुत सारा खाना बचा था, जिसे देखकर अयान हैरान रह गया, लेकिन उसने वही किया जो मीना ने उससे कहा था। उन्होंने सबकी नजरों से छिपकर वहाँ से थोड़ा खाना लिया और फिर उस टूटी दीवार के पास से वापस आ गए। वैसे तो वो खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेकिन फिर भी अनाया उसे बड़े ही चाव से खा रही थी, क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अनाया को इस तरह खाते देखकर अयान को बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने मीना से पूछा, ये सब क्या है मीना? जब अंदर इतना सारा खाना है तो बाहर इतना कम खाना क्यों बांटा गया? मैंने देखा हमारी तरह और भी कई बच्चे हैं जो भूखे रह गए। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आया है।
यहाँ हर महीने ढेर सारा अनाज आता है, लेकिन उसमें से हम बच्चों को बहुत कम ही मिलता है। ये राजू हमारे हिस्से का खाना बाहर ले जाकर बेच देता है और इसकी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ता है। ये तो बहुत गलत बात है। तुम लोगों ने कभी इस राजू की शिकायत क्यों नहीं की? किससे करे शिकायत और कैसे करे? इस अनाथ आश्रम के मालिक सेठ ताराचंद यहाँ बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं ये मक्कार राजू हमेशा उनसे चिपका रहता है। और सच कहूँ तो हम में से किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि ये राजू बहुत ही बुरा है। जो भी बच्चा इसकी बात मानने से मना करता है ये बहुत मारता है। मीना जैसे जैसे उस अनाथालय की सच्चाई बता रही थी, अनाया का डर और अयान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अयान पहले से ही अपने चाचा चाची के द्वारा की गई नाइंसाफी से बहुत नाराज था और अब यहाँ इस अनाथालय में जो कुछ हो रहा था वो उसे कतई गवारा नहीं था। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे बताओ, मैं सेठ जी से कैसे बात कर सकता हूँ? मैं इस राजू की शिकायत करूंगा उनसे। तुम्हें क्या लगता है तुमसे पहले ये कोशिश किसी और ने नहीं की होगी? सच तो ये है कि इससे पहले जिसने भी राजू के खिलाफ जाने की कोशिश की, इस राजू ने उसे कहाँ गायब कर दिया किसी को पता तक नहीं। मीना की ये बात सुनकर अनाया डर के मारे रोने लगी और ये देखकर मीना ने अयान से कहा, अरे अरे इसे चुप करवाओ, अगर इसकी आवाज किसी ने सुन ली तो आफत हो जाएगी। इतना कहकर मीना ने फौरन अनाया के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसे लेकर वो और अयान अनाथ आश्रम के अंदर आ गए। अयान ने अनाया को चुप करवाया और फिर गहरी सोच में पड़ गया। उसे अब अनाया के साथ साथ अनाथ आश्रम के सभी बच्चों की चिंता हो रही थी। फिर अगले दिन, ओए तू सुन, इधर आ जरा। तू तो स्कूल गया है ना? जरा एक काम कर, इनमें से 4-5 बच्चों को पकड़ और अंग्रेजी में कुछ अच्छा सा रटा दे जल्दी से। लेकिन क्या याद करवाना है? मेरा मतलब है कि किस टॉपिक पर? अबे वो कल से नया साल शुरू हो रहा है ना, तो बस उसी के हिसाब से रटा दे कुछ। और सुन, एक काम और कर, ले ये फोन पकड़, इससे एक वीडियो भी बना लियो, समझा? सेठ जी को भेजनी है, चल अब जल्दी कर। राजू उस वक्त जल्दी में था, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल गया और अयान को बस इसी मौके का तो इंतजार था। उसने फौरन जाकर उस फोन से पूरे अनाथ आश्रम का एक वीडियो बनाया जिसमें वहाँ हो रही सारी धांधलेबाजी साफ दिख रही थी। इसके अलावा अयान ने खुद बोलकर भी राजू की पूरी सच्चाई उस वीडियो में बयां कर दी। फिर बिना देर किए अयान ने उस वीडियो को सेठ ताराचंद को सेंड कर दिया। फिर अगले दिन जब नए साल का नया सवेरा हो रहा था, तभी सेठ ताराचंद की गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। अरे सेठ जी, आप इतनी सुबह ऐसे अचानक क्यों? मुझे यहाँ आने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? ना मालिक, मैं तो बस ये सब छोड़ो और ये बताओ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां हैं? मुझे पता लगा है कि न्यू ईयर पार्टी के लिए तुमने पूरे 50,000 रुपए सैंक्शन करवाए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं दिख रही। वो मालिक, वो पार्टी तो शाम को है ना, तो अभी से ये झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली सेठ जी, बल्कि यहाँ तो बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा। तू बाहर कैसे आया? चल अंदर चल। सेठ जी आप चलिए, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। आइए आइए। नहीं, मुझे इस बच्चे से बात करनी है। बेटा इधर आओ, तुम अयान हो ना? और मुझे वो वीडियो तुम ही ने भेजी थी ना? जी सेठ जी, और उस वीडियो में आपने जो कुछ देखा और सुना वो सब सच था। अयान ने बिना डरे सेठ ताराचंद को राजू की हर करतूत बताई, जिसके बाद सेठ ताराचंद ने सबसे पहले तो राजू को नौकरी से निकालकर उसे पुलिस के हवाले किया और फिर, अब मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम सबकी जिम्मेदारी मैंने ली तो जरूर, पर शायद उसे अच्छे से निभा नहीं सका। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब सब अच्छा होगा। मैं खुद यहाँ का सारा इंतजाम देखूंगा और तुम में से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ ताराचंद की बात सुनकर अनाथालय के सभी बच्चे खुश हो गए और फिर अयान ने आगे बढ़कर सेठ ताराचंद से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ये लीजिए, मैंने इसी फोन से आपको वो वीडियो भेजी थी। ये राजू का फोन है। नहीं बेटा, ये फोन अब से तुम्हारा है, ताकि फिर कभी अगर यहाँ कुछ भी गलत हो तो तुम इसकी मदद से मुझे सब कुछ बता सको। अब इसे मेरी तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट समझो। और हाँ, शाम को जब यहाँ न्यू ईयर पार्टी होगी तो इसी फोन से पार्टी के वीडियोस बनाकर भी मुझे भेजना, ठीक है? क्या सच में हम न्यू ईयर की पार्टी करेंगे? मतलब कि हमारा न्यू ईयर सच में हैप्पी हैप्पी होगा? वाह, कितना मजा आएगा। अनाया और अयान के जीवन का संघर्ष अभी भले ही बाकी था, लेकिन हालात से लड़कर जीतने की शुरुआत हो चुकी थी इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ।
रामपुर गांव में सेठ गिरधारी लाल का बहुत नाम था। गिरधारी लाल की जिंदगी में सारे ऐशो आराम थे। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियां राधा, गौरी, कुसुम, पूजा और गुड़िया थे। गिरधारी लाल को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी कारण वो जब भी किसी महफिल के बीच बैठता तो अपनी अमीरी का लंबा चौड़ा बखान करता। गिरधारी की सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था। आज वो 1 साल की हुई थी। अरे तुम देखना ज्ञानचंद, मैं अपनी 5 बेटियों की शादी इतने धूमधाम और शान से करूंगा कि रामपुर गांव क्या, आसपास मीलों दूर गांव के लोग देखते रह जाएंगे। वो तो है गिरधारी, तुम्हारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी किस्मत वाली हैं, जो तुम जैसा पिता उन्हें मिला। वैसे गिरधारी, तुम्हारी बड़ी बेटी राधा को तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो वापस शहर जाकर मैं इस बारे में तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने ज्ञानचंद। सूरज और राधा बिटिया को बड़ा होने दो, हम धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे। उस दिन गिरधारी लाल सचमुच बहुत खुश था। उसके पास सब कुछ था। सब मेहमानों के जाने के बाद उमा अपनी 5 बेटियों को सुला देती है। चलिए आप भी सो जाइए, थक गए होंगे, सुबह से कितनी भाग दौड़ कर ली। उमा, अरे अपनी बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। वैसे ज्ञानचंद ठीक कह रहा था, हमारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी नसीब वाली हैं। उमा, हम अपनी बेटियों को खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, फिर बड़े बड़े अमीर खानदान हमारी बेटियों के लिए रिश्ता मांगेंगे। तुम देखना, आसपास के गांव ही नहीं, शहर से भी बड़े बड़े रिश्ते हमारी बेटियों के लिए आएंगे। तुम देखना, मेरी बेटियों को देखते ही सब कहेंगे ये 5 तो अमीर सेठ गिरधारी लाल की बेटियां हैं। गिरधारी लाल खुशी से अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक भूकंप आ जाता है। सब तरफ हाहाकार मच जाता है। भूचाल आने से सब कुछ तबाह हो जाता है। घर के घर टूट जाते हैं। उमा अपनी 5 बेटियों को साथ लिए गिरधारी को ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। वो रोती बिलखती गांव के पास बने टेंट में पहुंचती है। भैया, आपने कहीं मेरे पति को देखा है? आप जानते होंगे सेठ गिरधारी लाल, वो मेरे पति हैं। बहन, मैंने देखा था, तुम्हारे पति के ऊपर लोहे का एक खंभा गिरा था। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। उमा अपनी 5 बेटियों को लिए टेंट में कुछ दिन रहती है, पर उसके बाद सब वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। उमा का तो कोई घर ही नहीं था। वो शहर की बस में बैठ जाती है और शहर पहुँच जाती है। माँ, हम सबको बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने का ले लो, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ राधा बिटिया, तू यहाँ पेड़ के नीचे इन चारों को लेकर बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इन सोने की चूड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दिन गुजारा चल जाएगा, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। उमा शहर में बनी एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपनी सोने की चूड़ियाँ बेचती है। 40,000 रुपए मिल जाएंगे इन चूड़ियों के। हाँ दे दीजिए, मैं इन पैसों से कोई काम शुरू कर लूंगी। पहले सबके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। उमा सड़क पर अभी रुपए गिन ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ से सारे रुपए छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे रुपए लेकर भाग रहा है, कोई मदद करो। उमा चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। चोर उमा के हाथ से सारे रुपए लेकर भाग गया। उमा के हाथ खाली हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो खाली हाथ ही बच्चों के पास वापस लौट आती है। माँ, क्या हुआ? तुम कुछ खाने को नहीं लाई? माँ, तुम रो क्यों रही हो? चोर सारे रुपए छीन कर भाग गया राधा, अब हम क्या करेंगे? तू तो समझदार है, पर ये चारों भी बहुत छोटी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। माँ, तुम भी सो जाओ। रात हो गई थी। उमा अपनी बेटियों को लेकर उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह उमा देखती है कि राधा पेड़ के नीचे नहीं सो रही। वो अपनी चारों बेटियों को उठाती है और उनसे पूछती है, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया बेटा, उठो उठो, तो राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं माँ, वो हम में से तो किसी को नहीं कहकर गई, हम तो सो रहे थे। राधा कहाँ चली गई बिटिया? तुम बैठो, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधा अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खाने का ढूंढने गई थी। वो समझदार थी और वो सारी परेशानी को समझ रही थी। राधा एक चाय के होटल पर जाती है और भैया से कुछ ब्रेड के पीस मांगती है। चाचा, मुझे डबल रोटी दे दो, मेरी माँ और बहनें भूखी हैं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये शहर है बिटिया, यहाँ काम के बदले खाना मिलता है, समझ रही हो? चाचा, कोई काम बता दो, फिर मैं काम करके आपसे डबल रोटी के पीस लूंगी। अच्छा, तो एक काम कर, बर्तन पड़े हैं वो धो ले, और अच्छे से धोना, तभी तुझे डबल रोटी दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है चाचा, मैं अभी बर्तन कर देती हूँ।
राधा चाय के होटल पर रखे ढेर सारे बर्तन धोने लगती है। इतनी देर में उमा भी वहां आ जाती है और वो राधा का हाथ रोक देती है। राधा, ये क्या कर रही है? तू झूठे बर्तन साफ कर रही है और तू मुझे बताकर भी नहीं आई। मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया को भूख लगी थी। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने का ले लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब ये सारे बर्तन कर लूंगी तो मुझे बदले में डबल रोटी मिलेगी। फिर आप सब पेट भर कर खा सकते हैं। हे भगवान, मैंने अपनी बेटियों का ऐसा नसीब नहीं सोचा था। क्या से क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हट बिटिया, मैं बर्तन कर लूंगी, तू अपनी बहनों के पास जाकर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। उमा सारे झूठे बर्तन धो देती है और बदले में चाय वाला उसे डबल रोटी के पीस दे देता है। उमा अपनी बेटियों को लेकर ऐसे ही दर दर भटक रही थी। चलते चलते एक दोपहर उमा सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। राधा उसके पास गई और विनती करने लगी, हमारी मदद करो, हमारी माँ बेहोश हो गई है। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ। ड्राइवर, जरा देखो क्या हुआ है। मैडम, लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी जहाँ पर वो गरीब और बेसहारा लोगों को पनाह देती थी। उस औरत की मेहरबानी से उमा और उसकी बेटियों को रहने की जगह मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं यहाँ रहकर अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, हमारा एनजीओ तुम्हारे जैसी बेसहारा औरतों के लिए ही खुला है। तुम्हारी बेटियाँ यहाँ पर रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ और कई तरह के रोजगार से तुम पैसे कमा सकती हो और उन पैसों से अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकती हो। गिरधारी लाल और उमा की पांचों बेटियों का नसीब उन्हें कहां से कहां ले आया था। जिन बेटियों को राज सुख मिलने का सपना गिरधारी लाल ने सोचा था, आज उसकी वही बेटियां अपनी माँ के साथ एक एनजीओ में रह रही थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और वक्त 15 साल आगे निकल गया। उमा की पांचों बेटियां बड़ी हो गई और अच्छी नौकरी पर लग गई। उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ एक नए घर में रहती थी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी, अचानक उसकी मुलाकात ज्ञानचंद से हो गई। ज्ञानचंद को लगा कि भूकंप के मलबे में गिरधारी का सारा परिवार खत्म हो गया, पर अपने सामने उमा को देखकर ज्ञानचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो गिरधारी से बचपन में किया हुआ वादा निभाना चाहता था, इसलिए उसने राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगा। गिरधारी लाल से किए वादे को पूरा करने के लिए ज्ञानचंद और उमा राधा और सूरज की शादी तय कर देते हैं। मंडप सजा हुआ था। उमा गिरधारी लाल को याद कर रही थी। भाभी, क्या हुआ? गिरधारी को याद कर रही हो? हाँ भैया, आज वो साथ होते तो अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से होते देख बहुत खुश होते। भाई साहब, ये फूल माला की टोकरी रखवा लेते, मुझे लाला जी ने भेजा है। ये तो इनकी आवाज है। आप इस हालत में, आप जिंदा हो जी? गिरधारी, तू जिंदा है? तो इस हालत में? उमा, ज्ञानचंद, उमा तुम जिंदा हो। मुझे तो पता चला था तुम और मेरी पांचों बच्चियां उस मलबे में दब गई हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा परिवार, तूने मुझे उनसे मिलवा दिया। गिरधारी उस दिन नसीब के लिखे पर विश्वास कर लेता है। वो उमा के साथ मिलकर अपनी बड़ी बेटी राधा को आशीर्वाद देता है और अपनी पांचों बेटियों को